अंतरिक्ष की अनंत गहराई से निकलकर एक मीटेरॉइड धरती की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में आकर वो आग के गोले में बदला और पलक झपकते ही समंदर किनारे बने एक लाइट हाउस में जा गिरा। लेकिन उसके गिरने का असर असामान्य था। वहां धूल के बादल तो उठे, मगर उसके साथ ही लाइट हाउस के आसपास अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी चमचमाने लगी। इस घटना के 3 साल बाद बायोलॉजी की एक प्रोफेसर लीना यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट्स को कैंसर सेल्स के बारे में पढ़ा रही थी। लीना बताती है कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले दुनिया में केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकी जीव ही मौजूद थे। फिर वो एक कोशिका 2 हिस्सों में बंटी, 2 से 4 हुई, 4 से 8, 8 से 16 और इसी तरह बढ़ते बढ़ते वो आपस में मिलकर अलग अलग रूप बनाने लगी। सबसे छोटे सूक्ष्म जीव, घास पत्तियां, समुद्र के जीव, जानवर और आखिर में हम इंसान, यानी धरती पर जितनी भी जिंदगी है वो सब एक सिंगल सेल से जन्मी है। उसी तरह कैंसर भी हमारे अपने ही सेल से पैदा होता है, जिसका व्यवहार साधारण सेल से अलग होता है। साधारण सेल एक समय के बाद खुद ब खुद मर जाते हैं, पर कैंसर का सेल मरना बंद कर देता है और बिना रुके लगातार बढ़ता जाता है और जिस भी अंग में पनपता है उस ऑर्गन को नष्ट कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। लीना बताना चाह रही थी कि कैंसर कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है, ये हमारी अपनी ही कोशिका है जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लीना सेल्स के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल पर ही रिसर्च कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो घर लौट आई और दीवारों को पेंट करने लगी। नए रंग में वो अपनी पुरानी तकलीफों को छुपा देना चाहती थी। दरअसल लीना एक बायोलॉजिस्ट होने के साथ ही पूर्व यूएस आर्मी सोल्जर भी रह चुकी थी और आर्मी में ड्यूटी के दौरान ही उसे केन नाम के एक सोल्जर से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी की और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मगर आज से ठीक 1 साल पहले केन को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा गया, जहां से वो कभी वापस नहीं लौटा। दुनिया ने उसे मरा हुआ मान लिया और लीना की जिंदगी बिखर कर रह गई। लीना उस दुख से कभी उबर नहीं पाई। वो जितना उसकी यादों से दूर जाने की कोशिश करती, उतना ही वो उसे याद आता। मगर फिर उसी रात एक शख्स ने उसके घर पे दस्तक दी, जिसे देख लीना की कंपकपी सी छूट गई। उसके सामने उसका पति केन खड़ा था, बिल्कुल खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। लीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सिसकती हुई जाकर उसके सीने से लिपट गई, मगर केन का चेहरा बिल्कुल सपाट पड़ा था। उसने कोई भावनाएं जाहिर नहीं की, न खुशी न आंसू, कुछ नहीं। लीना उससे पूछती रही कि वो इतने दिन कहाँ था, उसका मिशन क्या था, मगर हर बार केन का बस एक ही जवाब रहता कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसने पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट पानी पिया और तभी लीना ने देखा पानी का ग्लास खून से लाल हो चुका था। अगले ही पल केन की हालत बिगड़ गई। लीना ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे अस्पताल ले जाने लगी। केन रास्ते भर खून की उल्टियां कर रहा था। लीना उसका हौसला बांधे हुए थी। हॉस्पिटल भी अब बस थोड़ी ही दूरी पे था, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। उन गाड़ियों से स्पेशल फोर्स की एक यूनिट बाहर निकली और उन्होंने केन को स्ट्रेचर समेत एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया। लीना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने लीना को एक इंजेक्शन घोंपकर बेहोश कर दिया। कुछ वक्त बाद लीना जब होश में आई तो उसने खुद को एक बंद कमरे में कैद पाया। कुछ ही देर बाद एक लेडी उसके कमरे में आई। वो थी डॉक्टर वेंट्रेस, एक साइकोलॉजिस्ट। लीना ने उसे देखते ही सवालों की जैसे झड़ी लगा दी। आखिर उसे यहाँ क्यों बंद किया गया है? उसका पति केन कहाँ है? उसे क्या हुआ है? इस पर वेंट्रेस ने पहले लीना से पूछा कि क्या केन ने उसे कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ था और वो वापस कैसे लौटा। लीना के ना कहने पर वेंट्रेस ने उसे बताया कि केन कोमा में है, वो मर रहा है। धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स फेल होते जा रहे हैं। अब उसे बचा पाना नामुमकिन है। इस पर लीना ने कहा कि वो केन को बचा सकती है, मगर पहले उसे जानना है कि केन को हुआ क्या है। तब वेंट्रेस लीना को कमरे से बाहर ले आई। बाहर टावर के ऊपर से लीना ने एक ऐसा भयावह नजारा देखा जिससे उसके होश फाख्ता हो गए। सामने मीलों तक फैली साबुन के बुलबुले जैसी कोई चीज नजर आ रही थी, जो आसमान तक ऊंची थी। जैसे साबुन के बुलबुले में सूरज की रोशनी पड़ने पर वो रंग बिरंगी दिखाई देती है, वैसे ही वो सूरज की रोशनी को हजारों इंद्रधनुषी रंगों में बिखेर रही थी। वेंट्रेस ने लीना को बताया कि आज से 3 साल पहले आसमान से आई ये चीज फ्लोरिडा के समुद्री तट पर बने एक पुराने लाइट हाउस से टकराई और बस लगातार फैलती चली गई। अब तक वो लाइट हाउस से मीलों दूर तक फैल चुकी है, पूरे ब्लैक वाटर नेशनल पार्क को कवर कर चुकी है और बस लगातार फैलती ही जा रही है। लीना ने पूछा कि आखिर ये क्या है? कोई ईश्वर का चमत्कार, कोई परग्रही घटना या फिर कोई हायर डायमेंशन? वेंट्रेस ने कहा कि इसे उन्होंने द शिमर नाम दिया है। कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि बाहर से उसके अंदर देख पाना नामुमकिन है।
उसके अंदर ड्रोन्स भेजे गए, कैमरे लगाकर जानवरों को भेजा गया, एक मिलिट्री टीम भी भेजी गई, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, ना ही उनका कोई सिग्नल मिला। मगर फिर ठीक 12 साल बाद शिमर के अंदर भेजी गई मिलिट्री टीम का एक सदस्य लौट आया। वो और कोई नहीं, लीना का पति केन ही था, जो अब कोमा में था। वेंट्रेस ने कहा कि केन के साथ अंदर क्या हुआ ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि केन शिमर से निकलकर सीधा लीना के पास पहुंचा था और उसके बाद वो सीधा कोमा में चला गया। वेंट्रेस ने लीना से साफ कह दिया कि केन अब नहीं बचेगा। उसने लीना को घर लौटने के लिए कहा, मगर लीना ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे केन को किसी भी तरह बचाना है, वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगी। फिर रात के वक्त लीना मायूसी से टावर पे खड़ी शिमर को निहार रही थी। इसी दौरान उसे अकेली देखकर एक औरत उसके पास आई। उसका नाम आन्या था। उसने लीना को अपने बारे में बताया। वो एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन थी। लीना को मायूस देख वो उसे अपनी टीम से मिलाने ले आई। उस टीम में आन्या के अलावा 2 और लड़कियां थी। कैस, जो एक शांत और समझदार जियोलॉजिस्ट थी, और जोसी, एक शर्मीली लेकिन जीनियस फिजिसिस्ट। उन्होंने बताया कि वे एक मिशन के तहत यहाँ आए हैं। आज से 6 दिन बाद उन्हें शिमर के अंदर जाना है। ये सुनकर लीना चौंक गई। उसने कहा कि शिमर के अंदर से तो अब तक कोई भी लौटकर नहीं आया, फिर वे लोग जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जा रहे हैं। आन्या ने कहा कि अब तक सिर्फ सोल्जर्स को शिमर के अंदर भेजा गया था, लेकिन इस बार साइंटिस्ट्स की टीम वहां जा रही है। केवल साइंटिस्ट ही शिमर को समझ सकते हैं, और अगर वे समझ गए कि वो क्या चीज है तो उससे निकल भी सकते हैं। आन्या ने बताया कि उनकी टीम में 4 लोग हैं, आन्या, कैस, जोसी और वेंट्रेस, जो उनकी टीम को लीड करने वाली है। ये जानने के बाद लीना ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो भी इस टीम का हिस्सा बनेगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर शिमर के अंदर केन के साथ क्या हुआ था, ताकि वो उसे बचा सके। लीना ने इसके लिए वेंट्रेस से रिक्वेस्ट की। लीना जैसी काबिल बायोलॉजिस्ट, जो एक सोल्जर भी रह चुकी थी, उसकी काबिलियत देखते हुए वेंट्रेस ने उसे टीम में शामिल कर लिया। वेंट्रेस ने अपनी टीम को बताया कि इस मिशन में उन्हें शिमर के अंदर उस लाइट हाउस तक जाना है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वहां से जो भी जानकारी मिले उसे समेटकर उन्हें वापस लौट आना है। इस तरह वे 5 काबिल और जांबाज औरतें पूरी तैयारी के साथ शिमर की बाउंड्री तक पहुंच गईं। साबुन के बुलबुले जैसी वो रंग बिरंगी दीवार उन्हें अजीब सी बेचैनी दे रही थी। लीना, कैस, आन्या और जोसी घबराई हुई थी, मगर वेंट्रेस ने बिना एक पल रुके सीधा शिमर के अंदर कदम रख दिया। अब पीछे हटना असंभव था। चारों ने अपने डर को कसकर थामा और शिमर में प्रवेश कर गईं, और अगले ही पल उन चमकीले रंगों में घुलती हुई सी गायब हो गईं। अगले ही पल अचानक लीना की आंख खुली। वो एक टेंट में थी। उसका सिर भारी था और दिमाग सुन्न। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंची, या उसने ये टेंट लगाया कब था। जब वो बाहर आई तो टीम की बाकी मेंबर्स भी वहीं थी। वे सब भी उसी उलझन में थी। आन्या हिसाब लगा रही थी कि उनके पास क्या क्या सामान बचा है। उसने देखा उनके लगभग 4 दिन का खाने का राशन कम हो चुका है, यानी कि उन्हें वहां आए 4 दिन बीत चुके थे। मगर अजीब बात थी कि किसी को भी उन 4 दिनों का एक पल भी याद नहीं था। तभी जोशी ने बताया कि उनके पास जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे वो बेकार हो चुके हैं। रेडियो पर भी बस खिचपिचाहट है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। शायद शिमर की बाउंड्री सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। जोशी ने दिखाया कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा था। सुई हर दिशा में घूम रही थी, यानी अब वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। शिमर के अंदर की दुनिया एक अजीब सा सपना लग रही थी, जितनी खूबसूरत उतनी ही खौफनाक। सूरज की रोशनी शिमर की रंगीन बाउंड्री से छनकर 7 रंगों में बिखर रही थी, जैसे आसमान ने अपना इंद्रधनुष यहीं उतार दिया हो। चारों ओर घना हरा भरा जंगल, पेड़ पौधे ऐसे चमक रहे थे मानो उनमें कोई नई ऊर्जा भर दी गई हो। मगर उसी खूबसूरती के बीच हवा में एक गहरी बेचैन कर देने वाली खामोशी तैर रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहिए। तभी जियोलॉजिस्ट कैस ने समय और सूरज की पोजीशन देखकर दक्षिण दिशा का अंदाजा लगाया, और वे सब उसी दिशा में आगे बढ़ गईं। आगे वे एक झील के पास पहुंची, जहां एक कैबिन था और कुछ मोटर बोट्स भी। पर वहीं लीना ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा वहां एक पौधे की बेल दूर तक फैली थी और उसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। मगर ये नामुमकिन था, क्योंकि ये सारे फूल अलग अलग प्रजाति के थे। ये कुछ ऐसा था जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, मोगरा जैसे अलग अलग प्रजाति के फूल एक साथ एक ही पौधे में खिल गए हों। इसी दौरान जोशी, जो कैबिन की जांच करने गई थी, वो बाहर निकली और बताने लगी कि कैबिन में कुछ भी नहीं है। लग रहा है जैसे सालों से इस जगह पर कोई आया ही ना हो। जोशी ये बोल ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से किसी चीज ने उसे एक झटके से खींच लिया। जोशी मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। लीना फौरन कैबिन के अंदर आई और देखा जोशी पानी में डूब रही थी। लीना ने आओ देखा ना ताओ और फौरन पानी में उतर गई।
वो जोशी को बाहर खींचने की कोशिश करने लगी, मगर पानी में कुछ था जो जोशी के बैग को दबोचे हुए था और उसे पानी में खींच रहा था। इतने में ही बाकी लड़कियां भी वहां पहुंची और पानी में कूदकर सबने जैसे तैसे जोशी को पानी से बाहर निकाल लिया। वे उसे लेकर कैबिन से दूर आ गईं। लीना ने जोशी से पूछा कि आखिर उसे किसने खींचा था, मगर जोशी को कुछ भी मालूम नहीं था। तभी अगले ही क्षण कैबिन के पानी में कोई चीज कूद पड़ी। लीना और बाकी लड़कियों ने सतर्क होकर अपनी अपनी बंदूकें उठा ली और उसी पल पानी से निकलकर एक विशालकाय मगरमच्छ उनकी तरफ आने लगा। यह साधारण मगरमच्छ से काफी ज्यादा बड़ा और खूंखार लग रहा था। वो आदमखोर लीना और उसके साथियों पर टूट पड़ा। लड़कियों ने उस पर गोलियां बरसाई, मगर उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी लीना ने उसके खुले हुए जबड़े को निशाना बनाया। वो उसके मुंह के अंदर गोलियां दागने लगी और लगातार फायरिंग के बाद आखिरकार उस खूंखार मगरमच्छ ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद लीना ने उस मगरमच्छ का मुंह खुलवाकर उसकी जांच की। उसने एक चौंका देने वाली चीज देखी। इस मगरमच्छ के पूरे मुंह के अंदर यहाँ तक कि गले के अंदरूनी हिस्से में भी धारदार दांत थे और वो दांत किसी शार्क मछली के लग रहे थे। वेंट्रेस ने लीना से पूछा कि क्या ये एक क्रॉस ब्रीड हो सकता है, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि ये शार्क और मगरमच्छ के मिलने से पैदा हुआ हो। मगर लीना ने कहा कि दो अलग प्रजाति कभी एक दूसरे से मिलन नहीं करती। मगरमच्छ से उन्हें उस जगह के खतरे का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने अपनी मंजिल यानी उस लाइट हाउस तक जल्दी पहुंचना ही बेहतर समझा। वे सभी बोट में बैठकर झील के रास्ते आगे बढ़ गए, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उन्हें और अजीबोगरीब पेड़ पौधे और जीव जंतु नजर आ रहे थे। लग रहा था जैसे दो अलग अलग प्रजाति के जीव मिलकर एक नया रूप ले रहे हों। उनका नेचुरल शेप यानी उनका असली रूप बिगड़ रहा था और वे जैसे खुद ब खुद म्यूटेट होकर नया रूप धारण कर रहे थे। इस सफर में लीना और कैस एक ही नाव में बैठे थे। तभी लीना ने देखा उसकी कलाई पे एक जख्म का निशान उभर आया था। उसे लगा कि शायद ये जख्म मगरमच्छ से लड़ते वक्त आया होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान कैस ने लीना से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हुआ है। लीना कैस की बातों का मतलब समझ नहीं पाई। कैस ने कहा कि अगर किसी की जिंदगी बेहतर हो तो वो इस खतरनाक मिशन में क्यों आना चाहेगा। यहाँ आई सभी लड़कियों में एक बात कॉमन है, उन सभी की जिंदगी किसी न किसी वजह से बिखरी हुई है। जैसे कि आन्या नशे की बुरी लत से जूझ रही है, शायद वो यहाँ नशे से छुटकारा पाने आई है। जोशी के हाथ में कई जख्म हैं, जो बताते हैं कि उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की और शायद वो यहाँ जीने की नई वजह ढूंढने आई है। इस पर लीना ने पूछा कि वेंट्रेस का क्या अतीत है। कैस ने बताया कि वेंट्रेस को कैंसर है, शायद ये उसका आखिरी मिशन साबित हो। अब लीना ने कैस से पूछा कि उसका क्या अतीत है। इस पर कैस ने बताया कि उसकी एक बेटी थी जिसकी कैंसर से मौत हो गई। लीना ने इस पर अफसोस जताया, पर उसने अपने बारे में कैस को कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं कि केन उसका पति है। इसी के साथ उन्हें कुछ दूरी पर एक आर्मी बेस कैंप नजर आया। वे सभी उस कैंप के पास आ गए। कैस ने बताया कि पहले ये उनका मेन बेस हुआ करता था, जहां से वे शिमर पर नजर रखते थे, मगर शिमर ने इसे भी घेर लिया, जिस वजह से उन्हें और दूर अपना बेस कैंप बनाना पड़ा। वे सभी बेस के अंदर आ गए। वहीं उन्हें कुछ बैग्स और हथियार मिले जो उनसे पहले यहाँ आए सोल्जर्स के थे, जिनमें लीना का पति केन भी शामिल था। देखकर लग रहा था कि यहाँ उन्होंने अपना मेन बेस बनाया था, लेकिन वहाँ कहीं भी किसी भी सोल्जर का कोई अता पता नहीं था। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वेंट्रेस को एक पैकेट मिला जिस पर लिखा था, जो हमें ढूंढने आए हैं वो इसे जरूर देखें। उस पैकेट में एक मेमोरी कार्ड था। जोशी ने उसे अपने कैमरे में लगाया, जिसमें उन्हें एक वीडियो फुटेज मिली। उस वीडियो में केन और उसकी टीम ने अपने एक साथी को चेयर पे बिठा रखा था। वो कुछ दिखाना चाहते थे। तभी केन ने एक चाकू लिया और बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी का पेट चीर डाला, और जब वहां से खाल हटाया तो जो मंजर सामने था उसे देख सबकी रूह कांप उठी। उस आदमी की अंतड़ी यानी इंटेस्टाइन किसी मोटे सांप की तरह उसके पूरे पेट में रेंग रही थी, मानो उसकी अंतड़ियां कोई अलग ही जीव हो। केन उसे अपने हाथों से छू पा रहा था, और सबसे डराने वाली बात यह थी कि पेट फाड़े जाने के बावजूद वो आदमी जिंदा था। जोशी ने डर के मारे फौरन कैमरा बंद कर दिया। वहीं लीना केन की भयानक हरकत को देखकर सदमे में आ गई। उसने अब तक किसी को नहीं बताया था कि केन उसका पति है, और अब ये सब देखने के बाद वो ये सच बताने की हालत में भी नहीं थी। सभी लड़कियां बुरी तरह डर चुकी थी। तभी वेंट्रेस बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी और बाकी उसके पीछे पीछे चल दी। वो उन्हें एक पुराने स्विमिंग पूल तक लाई, जहां दीवार पर एक और भयानक दृश्य उभरा हुआ था। वही आदमी जिसकी अतड़ियां किसी अजीब जीव में बदल रही थी, अब यहाँ उसकी लाश पड़ी थी, एक विभत्स हालत में। जैसे किसी बीज से अंकुर निकलते हैं, वैसे ही उस आदमी के पेट से जड़ें और फंगस फूटकर दीवार भर में फैल गई थी। उसका निचला शरीर वहीं पड़ा था,
मगर ऊपर का हिस्सा उन जड़ों के साथ दीवार पर चढ़ चुका था। ये दृश्य लड़कियों की रीढ़ तक सिहरन पहुंचा गया। जोशी घबराकर बोली कि उन्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, मगर वेंट्रेस ने ठंडे स्वर में कहा कि दिन ढलने वाला है, रात में बाहर रहना और भी खतरनाक है, उन्हें आज रात यहीं आसरा लेना होगा। लीना ने उस लाश से एक टिश्यू का सैंपल ले लिया और फिर वे सभी जमीन से ऊपर मौजूद एक वॉच टावर पर आराम करने आ गए। उन्होंने फैसला किया कि आज रात सब बारी बारी से टावर की रखवाली करेंगे। फिर रात के वक्त जब सब गहरी नींद में थे, लीना चुपचाप उस मरे हुए आदमी के टिश्यू सैंपल की माइक्रोस्कोप में जांच कर रही थी। उसने देखा कि उस आदमी के मरने के बावजूद उसके सेल्स जिंदा थे और बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहे थे, यानी उनका रूप लगातार बदल रहा था और वे बिना रुके बढ़ते जा रहे थे, बिल्कुल कैंसर वाले सेल्स की तरह जो बिना रुके बढ़ते रहते हैं और मरते नहीं। लीना गहरी सोच में डूबी बाहर वेंट्रेस के पास आई, जो एक कैबिन में रखवाली कर रही थी। वेंट्रेस ने लीना से कहा कि उसने सही किया जो बाकी लड़कियों को अपने पति केन के बारे में नहीं बताया, वरना केन की ये हरकत देखने के बाद शायद लड़कियां लीना से भी खतरा महसूस करने लगती। मगर लीना कुछ और सोच रही थी। उसने पूछा कि केन आखिर यहाँ आने के लिए क्यों राजी हुआ था, क्या वो सचमुच खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन क्यों? वेंट्रेस ने कहा कि यहाँ कोई भी खुदकुशी करने नहीं आया है, बल्कि ये जो करने आए हैं उसे साइकोलॉजी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। वेंट्रेस ने बताया कि हम में से बहुत कम लोग सच में खुदकुशी करते हैं, लेकिन लगभग हर इंसान किसी न किसी तरह खुद को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। जब इंसान ज्यादा तनाव में होता है, इमोशनली टूट जाता है या गिल्ट में जी रहा होता है, तो दिमाग उस दर्द से बचने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढता है, लेकिन हर कोई हेल्दी तरीका नहीं चुन पाता। कुछ लोग शराब में डूब जाते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं या कई बार खुद को हर्ट भी करते हैं। ये सब हमारे सोचे समझे फैसले नहीं होते, बल्कि ये उस पल की बिना सोचे समझे की गई हरकतें होती हैं। वेंट्रेस ने आगे कहा कि यहाँ अब तक जो भी आया है अपनी मर्जी से आया है। शायद वे सभी अपनी जिंदगी से किसी न किसी तरह परेशान थे, पछतावे में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस खतरनाक सफर को चुना। कभी कभी इंसान अपने गिल्ट से निकलने के लिए खुद को हर्ट करना चाहता है, यही सेल्फ डिस्ट्रक्शन का असली रूप है। वेंट्रेस ने आगे बताया कि केन भी किसी वजह से परेशान तो था, शायद अपनी शादी से। वेंट्रेस की बात सुनकर लीना की आंखों में पछतावे के आंसू छलक उठे। असल में लीना का अपने एक को-वर्कर के साथ अफेयर चल रहा था। केन उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था, जिस कारण तनाव और अकेलेपन से भागने के चक्कर में वो गलत जगह सुकून ढूंढने लगी थी। हालांकि वो केन से बेहद प्यार करती थी, मगर तनाव और अकेलेपन से निपटने का वो सही तरीका नहीं ढूंढ पाई। ये भी एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही था। कुछ पल का सुकून पाने के लिए वो अपना सालों पुराना रिश्ता खराब कर रही थी। उसने सोचा नहीं था कि केन को इस बारे में कभी पता चलेगा, लेकिन केन सब जानता था, बस उसमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जज्बात में आकर केन ने भी अपनी जिंदगी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर धकेल दी और शिमर में चला गया। लीना अब पछतावे से भर चुकी थी, वो बस रोने ही वाली थी कि तभी उन्हें वहां झाड़ियों से कुछ आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि टावर पे सो रही कैस की भी नींद खुल गई। उसने जोशी और आन्या को भी उठाया और बाहर लीना के पास आने लगी। इसी दौरान लीना नाइट विजन ग्लास से देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वहां क्या है। उसने देखा किसी चीज ने फेंसिंग जाली को किसी कागज की तरह फाड़ दिया था और अंदर घुसाया था। लीना अपने साथियों को उससे सतर्क कर पाती उससे पहले ही भालू के आकार के एक भयानक जानवर ने कैस पर झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़े में दबोचकर वहां से ले गया। कैस दर्द से चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर अंधेरे के कारण किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लीना ने नाइट विजन की मदद से केवल उस भालू की एक झलक देखी, मगर वो कैस को बचा पाती उससे पहले ही वो भालू कैस को घसीटकर अपने साथ ले गया और कैस की दर्द भरी चीख हमेशा के लिए खामोशी में तब्दील हो गई। वो रात लीना और बाकी लड़कियों ने जैसे तैसे डर के साए में काटी। फिर जैसे ही सुबह हुई, आन्या ने कहा कि उन्होंने अपनी एक साथी खो दी है। अब इससे पहले कि किसी और की जान जाए उन्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, मगर वेंट्रेस इसके लिए राजी नहीं थी। उसने कहा कि उन्हें अब तक शिमर का नेचर पता नहीं चला है। शिमर में चीजें इतनी अजीब क्यों हैं, उन्हें पता लगाना होगा और इसका पता उन्हें लाइट हाउस पहुंचकर ही चलेगा। ये कहकर वेंट्रेस अकेली ही वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने कहा कि जिसे पीछे आना है आ सकता है। आन्या और जोशी वेंट्रेस के पीछे जाने को तैयार नहीं थे, वे वापस लौटना चाहते थे, मगर लीना ने उन्हें समझाया कि वे लोग 6 दिन में यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी वापस लौटने में उन्हें 6 दिन लग जाएंगे, मगर केवल 2 दिन का सफर करके वे लोग समुद्री तट पर पहुंच सकते हैं, जहां वो लाइट हाउस है और वहीं पास ही शिमर की बाउंड्री भी है। अगर वे लोग समुद्री तट तक पहुंच गए तो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर आन्या ने गुस्से में कहा कि ये तो ऐसी बात हो गई कि मौत से बचने के लिए हमें सीधे मौत के मुंह में जाना होगा। ना जाने उस लाइट हाउस के पास उन्हें और कौन सा खतरा मिल जाए।
पर लीना ने कहा कि कई बार खतरनाक रास्ता ही सबसे बेहतर होता है। ये सुनकर आन्या और जोशी ने लीना पर भरोसा किया। फिर वे सभी अपना सामान लेकर वेंट्रेस के पीछे चल दिए। जंगल के रास्ते वे आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ ही दूर जाते ही उन्हें कुछ दिखाई दिया जिसने उनकी रूह कंपा दी। वहां कैस का एक जूता पड़ा था, खून और मांस के टुकड़ों से सना। उन्हें एक उम्मीद नजर आई कि शायद कैस जिंदा हो, वो किसी मुसीबत में हो और उसे मदद चाहिए हो। वेंट्रेस ने कहा कि उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, उन्हें अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, मगर लीना का दिल इसके लिए राजी नहीं हुआ। वो अपनी तसल्ली के लिए एक बार कैस को ढूंढना चाहती थी। सबको वहीं रुकने के लिए कहकर लीना अकेली ही कैस को ढूंढने चल पड़ी। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही लीना की नजर एक अद्भुत दृश्य पर ठहर गई। एक सफेद हिरण जिसके सींगों पर फूल खिले थे, जैसे उसके सींग कोई पौधा बन चुके हों। अगले ही पल उसी के बगल से मानो उसका साया बाहर निकला। एक दूसरा हिरण, थोड़ा धब्बेदार, लेकिन चाल और हरकतें बिल्कुल पहले वाले जैसी। लीना को देखते ही दोनों हिरण एक साथ कूदे और जंगल की तरफ गायब हो गए। हैरान परेशान लीना जैसे ही आगे बढ़ी, उसका दिल बैठ गया। उसे कैस मिल गई थी, लेकिन भयानक हालत में। भालू ने उसे चीर कर आधा कर दिया था। लीना मायूस होकर कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसने कैस को अलविदा किया और फिर चुपचाप अपने साथियों के पास लौट आई। उसके चेहरे को देखकर बाकी लड़कियां समझ गईं कि कैस अब नहीं रही। वे सभी एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गईं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक इंसानी बस्ती दिखाई दी, जहां पहले लोग रहते थे, मगर शिमर के इस जगह को घेरने के बाद उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था। वहीं पर उन्हें फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। वहां इंसानी आकार के पौधे उगे हुए थे, कुछ बच्चों की तरह दिख रहे थे, तो कुछ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक परिवार हो। उन्हें देखकर जहां सब हैरान थे, वहीं जोशी को कुछ समझ आ गया। उसे अंदाजा हो गया कि इस शिमर में आखिर हो क्या रहा है। उसने कहा कि अब तक वो गलत अनुमान लगा रही थी। पहले उसे लग रहा था कि उन्हें रेडियो पर सिग्नल नहीं मिल पा रहा क्योंकि शिमर की दीवारें सिग्नल को ब्लॉक कर दे रही हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दे रही। मगर ऐसा नहीं है, सिग्नल यहाँ आता तो है, लेकिन शिमर के अंदर पहुंचते ही उसका रूप बदल जाता है, वो टूटकर बिखर जाता है। दरअसल ये शिमर एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। जैसे सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, मगर हम एक ही रंग देख पाते हैं। लेकिन अगर सूरज की रोशनी को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो प्रिज्म उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसकी दिशा को मोड़कर उसे अलग अलग रंगों में बिखेर देता है, जिससे हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ये शिमर भी उसी तरह काम कर रहा है, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ रोशनी को ही नहीं बल्कि हर चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़कर उसका नया पैटर्न बना देता है। यानी ये पौधों, जानवरों और इंसानों के डीएनए को तोड़कर फिर से अलग तरह से जोड़ देता है। इसी वजह से यहाँ हर जीव का जेनेटिक कोड बदल रहा है और सब तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। जैसे ये इंसानी आकार वाले पौधे, इनमें इंसानों में पाए जाने वाला हॉक्स जीन आ गया है। हॉक्स वो जीन है जो हमारे शरीर का पूरा ढांचा तय करता है, कहाँ हाथ हो, कहाँ पैर, गर्दन, सिर, मतलब हमारा पूरा बॉडी प्लान हॉक्स में होता है। वही हॉक्स जीन शिमर की वजह से इन पौधों के डीएनए में घुल गया है, इसलिए ये पौधे इंसानी आकार में उगाए हैं। जोशी ने आगे समझाया कि यही प्रक्रिया उस मगरमच्छ के साथ भी हुई थी। शिमर समंदर तक फैला है और उसके अंदर मगरमच्छ और शार्क दोनों मौजूद हैं। शिमर ने दोनों के डीएनए को आपस में मिला दिया, इसलिए उस मगरमच्छ का रूप इतना अजीब और नया दिखाई दे रहा था। उसी तरह वो सोल्जर जिसके पेट के अंदर सांप जैसी चीज रेंग रही थी, उसके डीएनए में भी पौधों का डीएनए मिक्स हो गया था, जो बाद में उसके पेट को फाड़कर जड़ों और फंगस के रूप में बाहर फैल गई। इस भयानक सच ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। रात घिरने वाली थी, इसलिए उन्होंने पास के ही एक वीरान घर में पनाह ले ली। अंदर आते ही आन्या की हालत बिगड़ती दिखी। वो बेहद डरी हुई थी। उसने अपनी हथेली पर नजर डाली तो उसकी स्किन पानी की तरह लहराती हुई दिखाई दी। ये साफ इशारा था कि आन्या के डीएनए में भी म्यूटेशन शुरू हो चुका था। उसका शरीर किसी नए रूप में बदलने लगा था, पर डर के मारे वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन लीना की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसी पल लीना को अपने हाथ का जख्म याद आया। रात को जब बाकी सब गहरी नींद में थे, लीना ने अपने उसी जख्म से ब्लड सैंपल निकाला और माइक्रोस्कोप पर जांच की। जो नतीजा आया उसे देखकर लीना का दिल बैठ गया। उसके डीएनए में भी म्यूटेशन शुरू हो चुका था। उसके सेल्स लगातार अपना रूप बदल रहे थे, जिसे देख लीना कांप गई। कुछ समय बाद लीना जब सो रही थी, तभी अचानक आन्या ने उस पर बंदूक तान दी। आन्या बहुत गुस्से में थी। उसने लीना को बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब लीना को होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा पाया। आन्या ने उसका मुंह भी बांध दिया था और ऐसा ही उसने वेंट्रेस और जोशी के साथ भी किया था। उसने तीनों को बांध दिया था। तीनों आजाद होने के लिए मशक्कत करने लगी, पर तभी आन्या ने उन्हें लीना का लॉकेट दिखाया जिसमें केन की फोटो थी। यानी कि आन्या समझ चुकी थी कि केन लीना का पति है।
आन्या को डर था कि जिस तरह केन ने अपने साथी के पेट को चीर दिया था, वैसे ही लीना और उसके बाकी साथी भी उसे चीर फाड़ कर उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने अपने तीनों साथियों को बांध दिया था। आन्या पागल हो चुकी थी, वो उन तीनों को खत्म करने वाली थी, पर तभी कहीं से एक आवाज आई, हेल्प मी, हेल्प मी। अजीब बात थी कि वो आवाज कैस की तरह लग रही थी। कैस जिंदा है ये सोचकर आन्या उसे बचाने बाहर चली गई, मगर तभी अगले ही पल कैस की जगह एक गुर्राने की आवाज गूंजी और उस आवाज के साथ ही वही भालू अंदर आने लगा जो कैस को झपट कर ले गया था। वो भालू भी दो जानवरों का मिला जुला रूप लग रहा था, जैसे उसमें भेड़िए का डीएनए मिल गया हो। वो भालू उनके करीब आया और तभी कुछ खौफनाक घटा। वो भालू कैस की आवाज निकालने लगा। दरअसल कैस की आवाज में हेल्प मी वही भालू चिल्ला रहा था। इससे साफ था कि शिमर केवल जीवों के डीएनए को एक दूसरे में मिक्स नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनके इमोशंस को भी दूसरे जीवों में मिक्स कर रहा था। मरते वक्त कैस का वो डर, वो यादें, वो चीखें भालू में एब्जॉर्ब हो गई थी, इसलिए वो कैस की आवाज निकाल पा रहा था। अगले ही पल उसने जोशी के कंधे पर अपने दांत अड़ा दिए, लेकिन वो उसे खा पाता उससे पहले ही आन्या घायल हालत में बंदूक लेकर वहां आई और उस भालू पर गोलियां बरसाने लगी। ये देख वो भालू गुस्से में सीधा आन्या पर झपट पड़ा और उसे चीर फाड़ कर रख दिया। इस बीच मौका पाकर जोशी ने खुद को आजाद कर लिया था, मगर लीना अब भी आजाद होने की मशक्कत कर रही थी। वो भालू आन्या को खत्म करके लीना पर झपटा, मगर उसके लीना को मारने से पहले जोशी ने बंदूक उठाकर भालू की खोपड़ी को गोलियों से छन्नी कर दिया। भालू मारा गया, मगर इस घटना ने लीना, वेंट्रेस और जोशी तीनों को गहरे सदमे में डाल दिया था। वेंट्रेस उसी वक्त वहां से लाइट हाउस के लिए निकलने लगी। लीना ने उसे रोका क्योंकि अभी सुबह भी नहीं हुई थी, मगर वेंट्रेस ने कहा कि वो सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि उन सभी का शरीर म्यूटेट होना शुरू हो गया है। न जाने लाइट हाउस पहुंचने तक वो क्या बन जाए, उनकी यादाश्त भी बचे या ना बचे। इसलिए वेंट्रेस उसी वक्त लाइट हाउस के लिए निकल गई, मगर लीना और जोशी ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह लीना जब जोशी के पास आई तो वो मायूस बैठी थी। वो तेजी से पौधे में बदल रही थी। उसके हाथ पैरों से पौधे की टहनियां और फूल खिल रहे थे। जोशी ने अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसने अपने अंत को स्वीकार किया। वो चलते हुए लीना की नजरों से ओझल हो गई और जंगल में कहीं गुम हो गई। लीना को बस इंसानी आकार के पौधे नजर आए। वो समझ गई कि जोशी शायद उनमें से एक पौधा बन चुकी है। लीना अब अकेली थी। वो रो पड़ी, मगर रोना कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने हौसला रखा और आखिरकार चलती हुई समंदर के किनारे पहुंच गई। वहीं कुछ दूरी पर वो लाइट हाउस नजर आ रहा था। लीना उसके करीब गई। उसने देखा लाइट हाउस के सामने ही ढेर सारे कंकाल पड़े हुए थे, जो शायद चेतावनी दे रहे थे कि अंदर आना मौत को दावत देना है। मगर लीना ने इतना कुछ भयानक देख लिया था कि अब उसके अंदर डर नहीं था। वो बेधड़क लाइट हाउस के अंदर घुस गई। अंदर का नजारा अजीब सा मन को उदास कर देने वाला था। लीना को लाइट हाउस की छत पर बड़ा सा छेद दिखाई दिया, जो शुरुआत में उस एलियन चीज के गिरने की वजह से हुआ था। वो जमीन में छेद करता हुआ एक सुरंग बना गया था और वहां से अजीब सी सफेद जड़ें निकली हुई थी। वहीं लीना ने कुछ भयानक देखा। एक कोने में एक जला हुआ इंसानी कंकाल पड़ा था। न जाने वो किसका कंकाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बैठे हुए ही अपनी मर्जी से खुद को आग में झोंक लिया हो। लीना को उसके ठीक सामने एक कैमरा भी नजर आया, जिसमें उसकी मौत रिकॉर्ड थी। लीना ने जब वीडियो प्ले की तो वो सन्न रह गई। वीडियो में उसका पति केन नजर आ रहा था, जो इस लाइट हाउस की छानबीन करने आया था। लेकिन फिर ना जाने उसे ऐसा क्या दिखा कि वो कैमरा चालू करके दीवार के पास बैठ गया और कहने लगा कि वो अपनी पहचान खो चुका है। उसे पता भी नहीं कि वो असली है या नहीं। उसके हाथ पैर पानी की तरह लहराते हैं। वो दिमाग से पूरी तरह टूट चुका है और अब उसके पास बस यही एक आखिरी रास्ता है। ये कहकर केन ने एक फास्फोरस बॉम्ब निकाला, 3 तक गिना और पिन खींच दिया, जिससे एक भीषण आग निकली जिसने चंद सेकंड में ही केन को जलाकर कंकाल में बदल दिया। और फिर उसी पल लीना ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे के सामने एक दूसरा केन दिखाई दिया, जिसका चेहरा सपाट था। चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, थी तो बस एक खामोशी। यानी कि ये वही केन था जो लीना के घर आया था। लीना ने डर के मारे कांपते हाथों से फौरन कैमरा बंद कर दिया। तभी उसे उस सुरंग से कुछ आवाज आई। उसने सुरंग में जाकर देखा। सुरंग की दीवारें अजीब से काले पदार्थ से लिपटी हुई थी और अंदर एक बड़ी सी गुफा थी, जिसके अंदर उसे वेंट्रेस बैठी हुई दिखाई दी। पहले तो वेंट्रेस का चेहरा बिल्कुल काला धातु के समान दिखाई दिया, लेकिन जब लीना ने उसे पुकारा तो वो नॉर्मल हो गई। लीना को देखकर वेंट्रेस ने एक गहरी सांस भरी और फिर एक शांत और ठंडे लहजे में कहा कि ये शिमर अब अपने अंतिम चरण पर है। ये ऐसी तबाही लाने वाला है जो सब कुछ तेजी से बदल देगा। वेंट्रेस ने बताया कि वो एलियन शक्ति, वो शिमर जिसे ढूंढने वो यहाँ आई थी,
वो अब उसके अंदर समा गया है। शिमर कोई इंसान जैसा नहीं है, उसके अंदर कोई लॉजिक या इमोशन कुछ नहीं है, और ना ही ये किसी खास मकसद से यहाँ आया है। ये बिना किसी वजह बस फैलता जा रहा है। सब कुछ बदल देना ही इसका काम है। वेंट्रस ने आगे कहा कि ये शक्ति बढ़ते बढ़ते पूरी धरती को निगल लेगी। हमारे शरीर, हमारा दिमाग, हमारी पहचान सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और हम इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वेंट्रस के ये कहते ही अचानक उसके अंदर से एक तेज ऊर्जा निकली, जिसने वेंट्रस को छोटे छोटे सेल्स जैसे टुकड़ों में बांट दिया और उन सेल्स ने मिलकर एक अजीब सी आकृति बना ली। यही उस एलियन का असली रूप था। लीना उसकी रोशनी में खो सी गई। अगले ही पल लीना की नाक से खून का एक कतरा बहकर उस एलियन के अंदर समा गया और देखते ही देखते उसने एक इंसानी आकार ले लिया। लग रहा था वो किसी धातु का बना पुतला हो। लीना ने घबराकर उस पर गोलियां बरसाई, मगर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। लीना ने पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी और सुरंग से बाहर निकल आई, लेकिन लीना से पहले वो एलियन बाहर आ चुका था। अगले ही पल वो एलियन लीना की नकल करने लगा, उसके हर मूवमेंट को फॉलो करने लगा। गुस्से में लीना ने कैमरा स्टैंड से उस पर वार किया। इस पर उस एलियन ने भी गुस्से में लीना को जोर का घूसा मार दिया, जिससे लीना जख्मी होकर गिर पड़ी। यानी कि वो एलियन केवल लीना के मूवमेंट को ही नहीं बल्कि उसके इमोशन को भी कॉपी कर रहा था। वो एलियन भी लीना की तरह जमीन पर लेट गया। लीना ने उठकर जब दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो उसने लीना को दरवाजे पर ही जकड़ लिया। लीना जितना खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती, वो उतना ही उसे दरवाजे पे दबाने लगता। अंत में लीना की सांस रुकने लगी। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया और जमीन पर जा गिरी। एलियन भी ठीक लीना की तरह गिर पड़ा। लीना फिर उठी और इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो धीरे से केन के बैग की तरफ बढ़ी और उसमें से एक फास्फोरस बॉम्ब निकालकर एलियन को थमा दिया। उसी पल एलियन ने पूरी तरह लीना का रूप ले लिया। वो पूरी तरह लीना बन चुका था। तभी लीना ने बॉम्ब का पिन खींच दिया और वहां से भाग निकली। लेकिन इस बार एलियन ने लीना को रोकने की कोशिश तक नहीं की, बस मायूसी से खड़ा लीना को देखता रहा। इतने में ही बॉम्ब फटा और एलियन आग में झुलस गया। लेकिन एलियन ने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की, बजाय इसके उसने खुद पूरे लाइट हाउस में आग लगा दी। इससे साफ था कि वो एलियन एक तरह से लीना ही बन गया था। बदलाव इतना सटीक था कि लीना की सोच समझ भी उसमें आ गई थी। यहाँ तक कि लीना का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर भी उसमें आ चुका था। उसके अंदर अफेयर करने का पछतावा, केन को खो देने का दर्द, सब कुछ था जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया और उसे भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर धकेल दिया। दुख में वो खुद को मिटाने लगा। उसने लाइट हाउस, अपनी गुफा सब जला दी और पूरी तरह खत्म हो गया। उसके मरते ही शिमर भी गायब हो गया। एलियन का ये व्यवहार इस बात का सबूत था कि वो किसी मकसद से यहाँ नहीं आया था, बल्कि वो बस एक प्रोसेस था। जैसे कैंसर, रेडिएशन या आग, इनमें कोई सोच या समझ नहीं है। कहीं आग लगी है तो वो जलाएगी जब तक उसे बुझाया न जाए। कैंसर के सेल बॉडी के ऑर्गन्स को खत्म करेंगे जब तक उन सेल्स को खत्म न किया जाए। वैसे ही शिमर भी एक प्रोसेस थी जो जीव जंतुओं को नया आकार दे रही थी, बढ़ती जा रही थी, उनकी कॉपी कर रही थी, जब तक लीना ने अपनी सूझबूझ से उसे जलाकर खत्म ना कर दिया। लीना उस जंगल से सही सलामत वापस लौट आई। कुछ समय बाद लीना एक इंटेरोगेशन रूम में बैठी थी, जहां उसने अधिकारियों को अपनी सारी कहानी सुनाई। मगर शिमर से लौटने के बाद लीना के तेवर कुछ बदले हुए लग रहे थे। वो अब पहले वाली लीना नहीं रही थी। तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि जैसे ही शिमर गायब हुआ, उसका पति केन भी कोमा से बाहर आ गया। वो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये सुनकर लीना तुरंत केन के पास पहुंची, या कहें उस चीज के पास जो केन का रूप लेकर खड़ी थी। लीना जानती थी कि ये असली केन नहीं है, बल्कि एलियन है, जिसने सिर्फ केन का रूप ही नहीं, उसकी यादें, उसकी भावनाएं, यहाँ तक कि उसका दर्द भी कॉपी कर लिया है। लीना ने धीरे से पूछा, तुम केन नहीं हो, है ना? केन कुछ पल चुप रहा, फिर वही सवाल उसने लीना से किया, और क्या तुम लीना हो? लीना के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों चुपचाप एक दूसरे के गले लग गए। उसी पल केन की आंखों में हल्की सी चमक उभरी, ठीक वैसी ही जैसी लाइट हाउस में उस एलियन के भीतर जल रही थी। इससे साफ था कि वो केन नहीं था। लेकिन अगले ही क्षण वही चमक लीना की आंखों में भी झिलमिला उठी, यानी शिमर का अंश, एलियन का हिस्सा लीना के अंदर भी बचा हुआ था। इसका मतलब था कि बदलाव अभी रुका नहीं है, बल्कि शिमर का लीना और केन के अंदर होना इस बात का इशारा था कि शिमर भी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। ये इंसानी डीएनए में घुल चुका है और अब ये इंसानियत को एक नया आकार देने वाला है, और दुनिया को भी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें
और ऐसी ही गहरी और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल शॉर्टफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।